RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 9 की गति चैप्टर के जो न्यूमेरिकल चले हुए हैं अभ्यास के प्रश्न, उसी सीरीज में हम आपके लिए आज की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आगे के कुछ प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं हम 5वां प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें और ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी, इसकी भी गणना कीजिए। इस प्रश्न में आपको दिया गया है कि दो कारें हैं, एक तो है कार ए और एक है कार बी। ये दो कारें हैं जिनकी चाल, पहली कार की चाल है 52 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ब्रेक लगाने पर क्रमशः t = 5 सेकंड में और ये t = 10 सेकंड में रुक जाती है। तो इनके बीच में एक ही ग्राफ पेपर पर हमें ग्राफ खींचना है, यानी हमें चाल समय ग्राफ खींचना है। तो चाल समय ग्राफ के लिए कुछ इस प्रकार से लिया जा सकता है। x अक्ष पर तो लिया जाता है हमारा समय, x अक्ष पर लेंगे हम समय और y अक्ष पर लेंगे हम चाल या वेग को। चाल हमारी है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय है हमारा सेकंड में। तो इनमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या तो पैमाना माना जाए और किस प्रकार से ये ग्राफ खींचा जाएगा। जो आपकी ग्राफ की कॉपी होती है उस पर बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। उसके बाद फिर 10 पॉइंट के बाद एक बड़ा सा स्क्वायर बना होता है, इसके अंदर छोटे छोटे 10 स्क्वायर होंगे कुछ इस प्रकार से, और फिर एक बड़ा स्क्वायर होगा जिसके लिए हम पैमाना मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम पैमाना मान लें। पैमाना जो एक स्क्वायर है आपका, ये छोटा वाला स्क्वायर, अगर हम x अक्ष पर लेते हैं और y अक्ष पर, दोनों के लिए अलग अलग प्रकार से ले सकते हैं। तो पैमाना हमारा x अक्ष पर जो हमारा एक बड़ा स्क्वायर है, एक बड़ा वर्ग, वो बराबर है हमारा 2 सेकंड के बराबर मान लेते हैं। चलिए, तो यहां ये 0, तो ये 2, उसके बाद ये 4, ये अगला 6, ये 8, ये 10 और ये 12 सेकंड। इस प्रकार से हम इस x अक्ष पर ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अब हम अगर y अक्ष पर ले लें तो y अक्ष पर एक बड़ा वर्ग ही लेकर चलेंगे, वो बराबर हम लेकर चल रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर ये पहला पॉइंट 10 हो गया, उसके बाद यहां लगभग ये दूसरा 20, फिर ये 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50 और फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार हमने ये लाइनें लिख दी। जो हमारा ये मूल बिंदु है, यहाँ t का मान भी 0 है और इस चाल का वेग का मान भी हमारा 0 है। तो अब इसमें एक बात कही गई है कि ये कारें बाद में रुक जाती हैं। तो रुकने पर अब इनका वेग हो जाता है 0, यानी अंतिम वेग इसका भी 0 और इसका भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पर अब देखें तो जैसे ये 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, तो पहली कार का वेग है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50, 51, 52, लगभग यहाँ पर आपका ये पॉइंट 52 होगा। और ये 5 सेकंड के बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 सेकंड है, तो इस पर इसका वेग 0 हो जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को, 52 को और 5 को मिला दीजिए, इस प्रकार से एक सीधी रेखा आएगी। ये आपका कार ए का ग्राफ होगा, कार ए का। इसी ग्राफ पेपर पर हमें दूसरा दिखाना है कार बी का, जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। तो ये रहा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 10 सेकंड में, तो t = 10 सेकंड ये रहा।
इसमें रुक जाती है। तो अब इस 30 को इस 10 के साथ मिला दीजिए, ये आपका हो गया कार बी का ग्राफ। तो इस प्रकार से हम इन ग्राफ को तो खींच सकते हैं दोनों कारों के लिए कि कौन सा अधिकतम वेग कौन सा न्यूनतम वेग है और कितने समय का। तो ये समय और चाल ग्राफ कहलाता है। अब इसी ग्राफ के आधार पर हमें ये भी निर्धारित करना है, या हम इन चाल के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं कि रुकने से पहले कौन सी गाड़ी आपकी अधिक दूरी तय करती है। तो इसके लिए यहाँ देखिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय सेकंड में है। दूसरी कार के लिए भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय सेकंड में है। तो पहले इन सब को एक राशि में ले लीजिए। जैसे यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा और सेकंड है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में लेकर चल सकते हैं। तो आइए पहले इसको बदल लेते हैं। तो पहले लेकर चलते हैं कार ए के लिए। कार ए के लिए जो इसकी प्रारंभिक चाल दी हुई है वो u इक्वल टू दिया हुआ है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले इस 52 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। 52 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 2 से काट दिया तो ये हो गया 26। 26 गुना 5/9 यानी लगभग हो जाएगा 130/9 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाएगा। ये तो हो गया u। ये t बराबर 5 सेकंड में रुक जाती है तो v बराबर 0। अब यहाँ गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या है? वो है v इक्वल टू u प्लस at। जैसे इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ v की वैल्यू हो गई हमारी 0, तो 0 इक्वल टू u की वैल्यू है हमारी 130/9 और प्लस a, और t की वैल्यू है हमारी 5 सेकंड। तो जैसे ही ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये इधर प्लस का, इधर आते ही माइनस का, तो माइनस का 5a इक्वल टू 130/9, 130/9, तो a इक्वल टू हो जाएगा माइनस का उस तरफ माइनस 130/9 गुणा 5। अब 5 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 26/9। जो ऋणात्मक चिन्ह है वो मंदन को प्रदर्शित करता है। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहां लिख देंगे हम मंदन। अब ये वैल्यू हमने क्यों लगाई, ये समीकरण क्यों लगाई? क्योंकि हमें ज्ञात करना है कि रुकने से पहले कितनी दूरी तय करती है, और दूरी निकालने के लिए हमारे पास 2 समीकरण है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी a की हमें दोनों में जरूरत पड़ती है, इसलिए पहले a निकालने के लिए हमने इस समीकरण का प्रयोग किया। अब गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से, गति का दूसरा समीकरण क्या है? वो होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर जैसी वैल्यू रखेंगे हमारी s की वैल्यू आ जाएगी। तो u का मान है हमारा 130/9, तो 130/9 गुना t का मान हमारा हो गया 5, ये हो गया 5, और माइनस 1/2। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि a की वैल्यू हमारी माइनस की है, तो माइनस प्लस गुना होते ही माइनस का आ जाएगा, और a की वैल्यू 26/9, तो गुना 26/9, और t स्क्वायर हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। अब यहाँ देखिए 13 पंजे 65 हो जाएगा 650/9, और माइनस ये 13 गुना 25 हो जाएगा, तो इसका आधा लगभग हो जाएगा 325/9। अब घटाने के बाद ये हो जाएगा आपका 325/9 मीटर के बराबर कार ए दूरी चलेगी। इसकी वैल्यू ध्यान रखना, ये कार ए की वैल्यू आई है, मैं उधर लिख रहा हूं 325/9 के इक्वल हमारी S1 आई है, यानी पहली कार के द्वारा तय की गई दूरी। अब इसी फॉर्मूले से, इसी प्रकार से हम कार B के लिए भी निकालते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले कार B के लिए निकाल लीजिए और उसके बाद तुलना कीजिए कि कौन सी गाड़ी के लिए दूरी अधिकतम है। उसके बाद आप वीडियो को ऑन करके दोबारा से देख सकते हैं। तो इसी प्रकार कार बी के लिए u की वैल्यू है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। तो इसको 6 से कट कर दीजिए, 6 5 18, तो 5 25/18
3 मीटर प्रति सेकंड के इक्वल आपका चाल आ जाएगा। अंत में गाड़ी रुक जाती है तो v इक्वल टू 0 और ये रुकती है आपकी 10 सेकंड में, तो t की वैल्यू आ गई 10 सेकंड। फिर से वही गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे a की वैल्यू निकालने के लिए। तो गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो वैल्यू रखिए 0 इक्वल टू 25/3 प्लस a इंटू टी की वैल्यू हमारी हो गई 10। तो ये हो जाएगा -10a इक्वल टू 25/3 और ये a इक्वल टू हो जाएगा a इक्वल टू -25/3 गुना 10, जो कि अगर हम देखें 5 से कट करने के बाद 5 × 25 5 दूनी 10, तो यानी हो जाएगा -5/3 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। माइनस चिन्ह फिर से मंदन प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर हम इसका मंदन लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से हम दूरी निकालते हैं गति के द्वितीय समीकरण से। तो गति के द्वितीय समीकरण से होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा u की वैल्यू हमारी आई है 25/3, तो ये लिख दीजिए 25/3। t की वैल्यू हमारी कितनी है 10 सेकंड है, अपॉन 10 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर फिर माइनस आ जाएगा और माइनस के बाद प्लस का 1/2, a की वैल्यू हमारी 5/6 है, तो माइनस प्लस माइनस आ गया, तो गुणा 5/6 और टी स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये तो 250/3 आ गया, माइनस ये आ जाएगा आपका 125/3 के इक्वल। एलसीएम लघुत्तम वगैरह लेने के बाद इसको हटा दीजिएंगे तो ये आ जाएगा 125/3 मीटर। ये आपकी S2I है। पहली गाड़ी के लिए दूरी आई थी हमारी 325/9 और इस कार बी के लिए हमारी दूरी आई 125/3। अब इन दोनों में तुलना करके देखते हैं कि कौन सी दूरी अधिक है। कार ए चली थी हमारी, कार ए चली थी 325/9 और कार बी जो थी हमारी वो चली है 125/3। अब यहाँ दोनों का एलसीएम बराबर कीजिए, जो हर है हर को बराबर कर लीजिए। तो यहाँ 9 है तो इसमें 3 की गुणा करने पर ये 9 हो जाएगा। जब नीचे 3 से गुणा की है तो ऊपर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 7, 3 कम 375/9 और ये है हमारा 325/9। तो कौन सी कार अधिक दूरी तय करेगी वो हम देख सकते हैं कि कार बी रुकने से पहले अधिक दूरी तय कर लेती है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने ग्राफ को खींचना सीखा और इस क्वेश्चन को बाकी कंप्लीटली इस तरीके से हमने सोल्व भी किया। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो नेक्स्ट इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन 6 में आपके सामने स्क्रीन पर एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें x अक्ष पर दिया गया है समय घंटों में और y अक्ष पर दी गई है दूरी किलोमीटर में, और कहा गया है कि इस चित्र 8.11 में 3 वस्तुओं A, B और C के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित हैं। ग्राफ का अध्ययन करके इसके साथ निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब वे प्रश्न क्या है जरा उनको देख लीजिए। इस ग्राफ के अनुसार जो ए खंड है उसमें कहा है तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है, ए, बी अथवा सी, कौन से की गति सबसे तेज है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ दिया गया है जिसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ए, बी, सी इन तीनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी की चाल अधिकतम है। तो देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी जो वस्तु कम समय में अधिक दूरी तय करेगी उसकी चाल अधिक होगी। तो इस आधार पर ये आपको दी गई है दूरी और ये आपको दिया गया है समय। तो यहाँ कम समय में अधिक दूरी वही वस्तु तय करेगी जिसका ढाल, जिसका x अक्ष के साथ कोण अधिक होगा। तो यहाँ देखिए एक कोण ये रहा, दूसरा अगर देखें तो इसके साथ ये कोण है और तीसरा अगर हम देखते हैं तो ये कोण। इस आधार पर आप देखते ही बता सकते हैं कि जो ये गाड़ी है आपकी बी, इसका कोण x अक्ष के साथ अधिकतम है, तो इसी कारण इसकी चाल भी अधिकतम होगी। इसके लिए आप दो राशियों को देख सकते हैं, दो बिंदुओं पर इस दूरी और समय को देख सकते हैं। जैसे यहाँ एक बिंदु तो ये हो गया, तो इसको लेकर चल सकते हैं S2 - S1 अपॉन T2 - T1। जैसे कि हम यहाँ 8 सेकंड पर लेकर चलें तो 8 सेकंड के आसपास कुछ इस प्रकार से मिला दिया, तो ये आपका S1
ये आपका S2, ये आपका T1, यहाँ T1 और ये आपका T2। तो जैसे ये वैल्यू रखेंगे तो A B C तीनों गाड़ियों के लिए आप खुद निकाल कर देख सकते हैं कि चाल आपकी B की ही अधिक आएगी। वैसे सबसे आसान तरीका आप ये झुकाव देखकर निकाल सकते हैं, जिसका झुकाव अधिक होगा उसी की चाल भी अधिक होगी। अब दूसरा क्वेश्चन जो है बी में कहा गया है, क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे, यानी परस्पर आपस में एक दूसरे को मिलेंगे। इसके बारे में भी आपको जानकारी करनी है। उसमें कहा गया है कि क्या ये तीनों एक दूसरे को कहीं मिलेंगी, तीनों एक साथ एक बिंदु पर मिलेंगी। तो चूंकि अगर हम इनको आगे बढ़ाएं तो तीनों ग्राफ एक दूसरे से दूर हटते हुए चले जाते हैं, तो कह सकते हैं कि कोई भी गाड़ी कभी भी एक दूसरे से आगे नहीं मिलेगी और तीनों को तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ इस बिंदु पर जैसे बी और ये आपकी ए मिली थी, इस बिंदु पर सी और ए मिली है, इस बिंदु पर बी और सी जहां एक दूसरे को काटेंगी, कट करेंगी, उसी बिंदु पर इनका मिलान होता है। और चूंकि ये रेखाएं आगे बढ़ाने पर सदैव एक दूसरे से दूर हटती हुई चली जाएंगी, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों गाड़ियां आपस में कभी नहीं मिलेंगी। इसी क्वेश्चन के सी खंड में कहा गया है कि जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेती है। तीसरे खंड में कहा गया है कि जब बी और ए से मिलती है, यानी इस अवस्था में बी ए से मिलती है, तो उस समय सी कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो समय देखिए ये वाला, ये समय के आधार पर हम ग्राफ खींचेंगे। तो यहां इसको इस तरफ मिला दीजिए इस बिंदु पर, तो ये राशि जो आपकी आएगी ये सी के द्वारा तय की गई दूरी होगी। ये सी है तो सी के द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, तो इस आधार पर 5, 6, 7, 8 लगभग ये 7 के करीब आ जाएगी। जब ग्राफ के पेज पर इसको बनाकर देखेंगे तो ये आपका 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। हमने जो इस अनुसार ग्राफ खींचा है हमारे अनुसार 7 आया है। आप किताब के अकॉर्डिंग ग्राफ को काउंट करके देख लेना, वो 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। तो वो दूरी सी के द्वारा चली गई होगी। क्वेश्चन डी में कहा गया है जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेती है, यानी यहाँ पर हमें बी से जो दूरी तय की गई है बी के द्वारा उसका निर्धारण करना है। फोर्थ पॉइंट में कहा है कि जिस समय बी और सी एक दूसरे से मिलते हैं उस समय बी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो यहाँ अगर हम इसको इस सीध में मिला लें, बी के द्वारा तय की गई दूरी वो आपकी 5 के करीब, 4, 5, 6 नहीं, ये 6 के करीब आ जाएगी। यहाँ पर ये है तो इस बिंदु पर ये बी और सी मिलते हैं दोनों के दोनों, तो बी के द्वारा तय की गई दूरी लगभग 6 के बराबर होगी। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं ये दूरी, यहाँ पर जो ये आंसर है 6, 7, 8 क्या आएगा वो ग्राफ के अनुसार देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैंने पॉइंट अंदाजे से खींचे हैं, माप कर नहीं खींचे हैं। तो ये आप बुक के अकॉर्डिंग मिला लीजिए, आंसर थोड़ा बहुत कम अधिक हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ग्राफ 3 का बता रहा हूं आपको किस प्रकार से पढ़ना है। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको ग्राफ किस प्रकार से खींचा जाए ये बताया और ग्राफ को किस प्रकार से पढ़ा जाता है इसके बारे में जानकारी दी। बाकी बचे हुए शेष प्रश्न हम आपके सामने अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।